महान भारतीय जल विभाजक रेखा सांबर झील से होकर गुजरती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील के बारे में। सांबर झील दोस्तों भारत की आंतरिक झीलों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और राजस्थान की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, वो है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है और चिल्का झील समुद्र तटीय झील लेगून झील का उदाहरण है, जबकि आंतरिक झीलों में सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर झील। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं सांबर झील के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील का आकार कैसा है। तो दोस्तों सांबर झील का जो आकार है वो आयताकार है। यानी दोस्तों सांबर झील का आकार कैसा है, तो इसका आकार हो जाएगा दोस्तों आयत के समान, यानी आयताकार। तो आयताकार रूप में राजस्थान की कौन सी झील है, तो वो है दोस्तों सांबर झील। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सांबर झील के बारे में। तो दोस्तों सांबर झील के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि सांबर झील है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो राजस्थान के थार के अंचल में जो भी झीलें हैं वो सब 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। यानी सांबर झील है चाहे बाकी जो भी खारे पानी की झील है वो सब की सब किसका अवशेष मानी जाती है, 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। सांबर झील है वो वोलसन झील का उदाहरण है। यानी वोलसन झील का उदाहरण कौन सी झील है, तो वो है दोस्तों सांबर झील। यानी इसके आसपास बहुत सारे पहाड़ आ गए और बीच में खड्डे आ गए, तो आसपास के जो पहाड़ों से जो नदियां आकर इसमें गिरती है उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। वो झील है दोस्तों वोलसन झील। सांबर झील है वो उसका उदाहरण है। एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है कि निम्न में से वोलसन झील का उदाहरण कौन सी झील है, तो वो कौन सी है दोस्तों, सांबर झील है। लेकिन एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख किसे कहा जाता है दोस्तों, जो पत्थर पे जो लेख लिखा जाता है उसे कहा जाता है शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण है वो करवाया था वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान है वो दोस्तों चौहान वंश के मूल पुरुष या चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान का जो साम्राज्य था वो सांबर झील के आसपास ही था। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी और सांबर झील के आसपास वाला जो क्षेत्र था उन पर चौहानों का साम्राज्य था। वासुदेव चौहान यहाँ के शासक थे और इस क्षेत्र में बार बार अकाल पड़ जाता था। अकाल पड़ने के कारण प्रजा परेशान थी और अगर प्रजा परेशान थी तो राजा भी परेशान था। तो वासुदेव चौहान है वो अपनी प्रजा की परेशानी से दुखी हो जाते हैं और शाकंभरी माता की तपस्या करते हैं। शाकंभरी माता की काफी लंबे समय तक तपस्या करते हैं वासुदेव चौहान। तो शाकंभरी माता खुश होकर और वासुदेव चौहान को ये वरदान देती है कि तू क्या मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तो वासुदेव चौहान कहते हैं कि मेरे साम्राज्य में पानी की कमी है, तो यहाँ पर कभी भी पानी की कोई कमी नहीं रही। तो शाकंभरी माता कहती है कि तू जहां तक चलेगा वहां तक तेरे पीछे पानी पानी हो जाएगा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। शाकंभरी माता के वरदान से वासुदेव चौहान बड़ा खुश होता है और वो शाम के समय जब वासुदेव चौहान को वरदान मिलता है तो लगभग शाम से रवाना होते हैं। जैसे ही वरदान मिलता है तो वो चलते रहते हैं। रास्ते में कल्पनाओं में खो जाते हैं और उसके बाद में सुबह तक जलीय पक्षी वो भी आ जाते हैं क्योंकि पानी यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद में वासुदेव चौहान को प्यास लग जाती है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं और पानी पीते हैं, लेकिन पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, क्योंकि वो देवी की वो बात भूल जाते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना। तो ये कौन कहता है दोस्तों, ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये कहानी है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, लेकिन वास्तव में जो सांबर झील है वो वोलसन झील का उदाहरण है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आयताकार रूप में फैली हुई है झील राजस्थान के कितने जिलों में फैली हुई है। तो सांबर झील राजस्थान के जयपुर में है। जयपुर जिले में इसका प्रशासनिक मुख्यालय है वो है दोस्तों फुलेरा में। तो फुलेरा में सांबर झील का मुख्यालय है। फुलेरा
उसके बाद में ये दोस्तों अजमेर में भी आती है और नागौर जिले में भी फैली हुई है। तो दोस्तों सांबर झील राजस्थान के कितने जिलों में फैली हुई है? सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो सांबर झील में दोस्तों 4 नदियां गिरती है। इधर जयपुर जिले से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों मेंथा। तो मेंथा नदी या मंथा मेंढा भी कहा जाता है, मनोहरपुर की पहाड़ी से निकलकर सांबर झील में गिरती है। उसके बाद में आती है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ के पास में फॉरेस्ट रिजर्व पहाड़ी से निकलती है रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी भी सांबर झील में गिरती है। और उसके बाद में आती है दोस्तों खारी नदी। खारी नदी भी सांबर झील में आकर गिरती है। और खारी के बाद में आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी खंडेला नदी। तो दोस्तों खंडेला भी किस झील में आकर गिरती है? तो खंडेला नदी है वो भी दोस्तों सांबर झील में आकर गिरती है। तो सांबर झील में ये नदियां आकर गिरती है दोस्तों, वो नदियां है 4 नदियां, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। ये चारों की चारों नदियां दोस्तों किस झील में आकर गिरती है? सांबर झील में आकर गिरती है। सांबर झील का जो अफवाह क्रम है वो है दोस्तों अभिकेंद्रीय अफवाह क्रम। अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र का मतलब होता है दोस्तों प्रवाह तंत्र या अफवाह तंत्र, यानी आसपास की जो भी नदियां होगी वो एक झील या एक तालाब में आकर गिर जाती है, वो कहलाता है अभिकेंद्रीय अफवाह क्रम। और उसका उदाहरण है दोस्तों सांबर झील। सांबर झील थार के मरुस्थल में या भारत में सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह या अंतः अफवाह की नदियों का भी सबसे बड़ा स्रोत है। आंतरिक प्रवाह की या अंतः अफवाह की नदियां किसे कहा जाता है? वो नदियां जो किसी समुद्र में नहीं गिरती है, या तो मरुस्थल में कुछ दूर बहने के बाद सूख जाती है या किसी झील में गिर जाती है, उन नदियों को कहा जाता है दोस्तों आंतरिक प्रवाह की या अंतः अफवाह की नदियां। तो दोस्तों सांबर झील की नदियों किसका उदाहरण है? तो सांबर झील आंतरिक प्रवाह की या अंतः अफवाह की नदियों का सबसे बड़ा स्रोत है और यह अभिकेंद्रीय अफवाह का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय अफवाह के अंदर चारों ओर की नदियां एक झील में आकर गिरती है, जबकि अपकेंद्रीय प्रवाह क्रम में एक पर्वत से नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में दूर दूर फैल जाती है, वो तो हो गया अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय में चारों ओर की नदियां एक ही स्थान पर आकर गिर जाती है। तो सांबर झील अभिकेंद्रीय अफवाह क्रम का उदाहरण है। सांबर झील दोस्तों बोलसन झील का उदाहरण भी है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों सांबर झील है उसका क्षेत्रफल है वो है 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सांबर झील भारत की आंतरिक झीलों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी लंबाई कितनी। तो सांबर झील की जो लंबाई है वो है दोस्तों 32 किलोमीटर, यानी सांबर झील कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 32 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। लंबाई के बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई है वो कहीं पर 3 किलोमीटर है और उसके बाद में मध्य में जाते हैं तो 3 से लगभग 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आती है। तो सांबर झील की चौड़ाई कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर, लंबाई 32 किलोमीटर और इसकी जो गहराई है वो आ जाएगी दोस्तों 400 से 300 मीटर के बीच में, यानी 300 से 400 मीटर है वो सांबर झील की गहराई है। सांबर झील दोस्तों इसका जो तल है वो समुद्र तल से भी गहरा तल है। तो दोस्तों राजस्थान की कौन सी झील का तल समुद्र तल से भी गहरा तल है? तो वो है दोस्तों सांबर झील। राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील है, वो सबसे ऊंचाई पर होते हुए भी सबसे गहरी झील मानी जाती है। जबकि राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील है वो आती है दोस्तों तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ में गंगा नदी जिसका निर्माण करती है। जबकि राजस्थान की समुद्र तल से भी गहरी झील है वो आती है दोस्तों सांबर झील। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील में भारत के कुल नमक का कितना नमक तैयार किया जाता है।
तो झीलों द्वारा जो नमक होता है, भारत के कुल नमक का 8.7% नमक है वो सांबर झील में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों सांबर झील में भारत के कुल नमक का कितना प्रतिशत नमक तैयार किया जाता है? 8 सांबर झील में भारत के कुल नमक का 8.7% नमक तैयार किया जाता है। यहाँ नमक क्यारियां बनाकर तैयार किया जाता है रेस्ता पद्धति के द्वारा। 7% नमक है वो सांबर झील में भारत के कुल नमक का नमक तैयार किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर नमक किस पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर नमक है वो क्यारी पद्धति के द्वारा तैयार किया जाता है। और क्यारी पद्धति या कयार पद्धति किस प्रकार होती है दोस्तों, यानी इस प्रकार की क्यारियां बना दी जाती है, उनमें पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नमक है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये पद्धति कहलाती है दोस्तों क्यार पद्धति, और इसके द्वारा उत्पादित नमक है वो कहलाता है दोस्तों क्यार नमक। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर नमक है वो कैसा आकर्षण पद्धति के द्वारा नमक है वो इन क्यारियों के अंदर क्या है, पानी जैसे ही जमीन में जाएगा तो नमक ऊपर आ जाता है। और ये कैसा आकर्षण पद्धति के द्वारा भी यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है, क्यारी पद्धति के द्वारा भी किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर रेस्ता पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। ये रेस्ता पद्धति क्या होती है? तो दोस्तों वर्षा काल में सांबर झील का आकार काफी बड़ा होता है। वर्षा काल के बाद में जब गर्मी का मौसम होता है तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और झील में पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। अब आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ तक पानी सूख जाएगा, तो इस क्षेत्र में जो नमक है वो नमक है दोस्तों वो जल तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। उस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों रेस्ता पद्धति। और नमक बनाने की ये पद्धति तो कहलाती है रेस्ता पद्धति, और इस प्रकार जो तैयार नमक है वो कहलाता है रेस्ता नमक। तो रेस्ता नमक व कयार नमक किस झील में तैयार किया जाता है? सांबर झील में रेस्ता नमक व कयार नमक तैयार किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इस झील में जो शीतकाल में है वो एक तो दोस्तों गुजरात का राज्य पक्षी है वो राजहंस आता है। तो राजहंस किस राज्य का राज्य पक्षी है? गुजरात का राज्य पक्षी है राजहंस, वो शीतकाल में इस झील में आता है। और एक दोस्तों कुरुंजा पक्षी है। ये जो कुरुंजा पक्षी है ये खिंचनगांव जोधपुर में भी आता है और ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य में भी आता है। कुरुंजा एक राजस्थान का वीर लोकगीत भी है। कुरुंजा एक पक्षी है और ये सांबर झील में शीतकाल में आता है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसमें स्पाई एक विशेष प्रकार की आप कह सकते हो कि घास पाई जाती है या शैवाल पाई जाता है जिसे कहा जाता है स्पाइरुलिना। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। किस झील में यह शैवाल पाया जाता है? तो स्पाइरुलिना नामक शैवाल है वो सांबर झील में पाया जाता है। तो दोस्तों इस झील में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। इसके साथ में इस झील को दोस्तों रामसर स्थल के रूप में 1990 में सांबर झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया। 1870 में साल्ट म्यूजियम रामसर स्थल या रामसर साइट के अंदर का शामिल किया गया, या आप कह सकते हो रामसर साइट को हम नमभूमि क्षेत्र भी बोलते हैं। तो नमभूमि क्षेत्र या रामसर साइट के रूप में सांबर झील को कब शामिल किया गया? तो इसमें 1990 में से शामिल किया गया। रामसर साइट या नमभूमि क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? तो ईरान के अंदर कैस्पियन झील है उसके किनारे विश्व के बैठक जो देश है उनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जितनी झीलें संसार की या जो भी प्राकृतिक या जैविक रूप से संपन्न जो झीलें हैं या तालाब है उनको हम क्या करेंगे? संरक्षण देंगे। और उसके लिए रामसर साइट का गठन किया गया 1971 में, और 1975 में है वो इसको मान्यता दी गई। भारत इसमें 1981 में शामिल हुआ। और राजस्थान के रामसर साइट या नमभूमि क्षेत्र में 2 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भरतपुर में है दोस्तों। ये राजस्थान का प्रथम रामसर साइट या नमभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है। जबकि
सांबर झील को कब शामिल किया गया? 1990 में रामसर साइट या नमभूमि क्षेत्र में सांबर झील को शामिल किया गया। तो राजस्थान के 2 नमभूमि क्षेत्र या रामसर साइट है, पहला केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर वाला, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों सांबर झील। इसे 1990 में नमभूमि के रूप में शामिल किया गया। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील को 1870 में सॉल्ट म्यूजियम, यहां पर सॉल्ट म्यूजियम के रूप में भी इसे शामिल किया गया, यानी नमक अजायब घर के रूप में या साल्ट म्यूजियम के रूप में सांबर झील को कब शामिल किया गया या साल्ट म्यूजियम यहां पर कब स्थापित किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों 1870 में। 1817 में अंग्रेजों ने इसे लीज पर ले लिया था दोस्तों। और सांबर झील है, रियासत काल में इस पर जोधपुर यानी मारवाड़ व जयपुर रियासतों का दोनों का साझा अधिकार था। वो झील है दोस्तों सांबर झील। यहां पर 1864 ईस्वी में हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड नामक एक संयंत्र की स्थापना की गई थी। 2 कारखाने लगाए गए थे, एक तो 1964 में लगाया गया था। 1964 में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र लगाया गया था, यह 1964 में लगाया गया। और एक था दोस्तों वो सांबर साल्ट लिमिटेड, उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो 1964 में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई 1960 में। तो 2 यहां पर कारखाने लगाए गए। इस सांबर झील में दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का नियंत्रण है। केंद्र सरकार का इसमें 60% हिस्सेदारी है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की इसमें 40% हिस्सेदारी है। तो सांबर झील में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कितनी है? 60% हिस्सेदारी। राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की 40% हिस्सेदारी है सांबर झील के नमक में। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इस झील के पास और क्या क्या चीजें हैं। तो इस झील के पास में चौहानों की जो देवी है, सांबर के चौहानों की, वो है दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। तो ये है दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर। तो शाकंभरी माता का मंदिर भी किस झील के पास में है? सांबर झील के पास में है। इसके साथ में दोस्तों तीर्थों की नानी देवयानी माता का मंदिर है। तो दोस्तों देवयानी माता का मंदिर भी कहां पर है? तो तीर्थों की नानी देवयानी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो भी सांबर झील के पास में स्थित है, देवयानी माता का मंदिर। और इस देवयानी माता को कहा जाता है दोस्तों तीर्थों की नानी। तो दोस्तों तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी माता को। उसका मंदिर सांबर झील के पास में जयपुर जिले में स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर भी सांबर झील के पास में जयपुर जिले में स्थित है। जबकि तीर्थों के मामा है वो पुष्कर को कहा जाता है, और तीर्थों का भांजा है वो मंचकुंड धौलपुर वाले को कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों इस झील के पास में और क्या है। तो यहां पर ययाति की साम्राज्य स्थली थी। ययाति की साम्राज्य स्थली। तो दोस्तों ययाति की साम्राज्य स्थली किस झील के आसपास थी? वो थी सांबर झील के आसपास। यहां पर चौहानों का साम्राज्य था या चौहानों का साम्राज्य, वो भी प्रारंभिक साम्राज्य था, वो भी दोस्तों सांबर झील के आसपास में था, या चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सांबर झील के आसपास थी। इसके साथ में दोस्तों यहां पर संत दादू, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, संत दादू को, जिनके अकबर से भी मुलाकात होती है। संत दादू की यहाँ पर तपोस्थली थी नरेना में सांबर झील के पास में ही। और यहाँ पर जोधा अकबर का विवाह भी हुआ था, वो भी सांबर झील के आसपास ही हुआ था। यहाँ पर प्राचीन नलियासर सभ्यता स्थित है। तो प्राचीन नलियासर सभ्यता दोस्तों किस जिले में है? तो नलियासर सभ्यता जयपुर जिले में है, सांबर झील के किनारे स्थित है। और यहाँ पर नालीसर सभ्यता भी स्थित है। तो दोस्तों नालीसर मस्जिद है, वो भी किस झील के पास में है? वो भी सांबर झील के पास में है। तो इस प्रकार दोस्तों सांबर झील है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी गई है।
तो दोस्तों एक बार हम वापस देखते हैं सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील है वो दोस्तों भारत की आंतरिक जिलों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर में इसका प्रशासनिक मुख्यालय, फुलेरा में, अजमेर और नागौर। सांबर झील है वो प्राचीन 33 सागर का अवशेष मानी जाती है और ये वोलसन झील का उदाहरण है। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आया हुआ है कि वोलसन झील का उदाहरण निम्न में से कौन सी झील है, तो वो झील कौन सी है दोस्तों, सांबर झील है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण है वो करवाया था वासुदेव चौहान ने, ये बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील है वो अभिकेंद्रीय अफवाह क्रम का उदाहरण है, यानी वो नदियां जो चारों ओर सिक्की नदियां वो इसमें आकर गिरती है उसका अफवाह क्रम है। और आंतरिक प्रवाह है या अंतः अफवाह तंत्र का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, वो सांबर झील है। तो उसमें आ जाएगी दोस्तों मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये नदियां किसमें गिरती है, ये सांबर झील में गिरती है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील का आकार कैसा है, यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसका आकार आयताकार है, तो वो है दोस्तों सांबर झील। यहां पर जो इसका क्षेत्रफल है वो दोस्तों 500 वर्ग किलोमीटर में भारत की आंतरिक झीलों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है दोस्तों सांबर झील। इसकी लंबाई है दोस्तों 32 किलोमीटर, यानी सांबर झील की लंबाई कितनी है, 32 किलोमीटर है। चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर, यानी इसके किनारों पर तो चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर आ जाएगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती रहेगी और 12 किलोमीटर तक आ जाएगी। सांबर झील की गहराई कितनी है, तो 300 से 400 मीटर तक सांबर झील की गहराई है। राजस्थान की कौन सी झील है जिसका तल समुद्र तल से भी गहरा है, तो वो झील आती है दोस्तों सांबर झील। उसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील का विस्तार तो 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर और नागौर में, जबकि सांबर झील का अक्षांश विस्तार देखते हैं तो अक्षांश विस्तार आता है दोस्तों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, यानी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सांबर झील का अक्षांश विस्तार है। जबकि देशांतर विस्तार है वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में सांबर झील का देशांतर विस्तार है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इस झील के अंदर स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल पाया जाता है। तो सांबर झील में कौन सा शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस यहाँ पे आता है, कुर्जा पक्षी भी आता है। और अभी हाल ही में दोस्तों शीतकाल में यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी मारे गए थे, तो उसके लिए काफी चर्चा में रही थी। यानी हाल ही में कौन सी झील है वो प्रवासी पक्षियों के मारे जाने के कारण सर्वाधिक चर्चा में रही है, तो वो झील है दोस्तों सांबर झील। यानी यहाँ पर एक रहस्यमयी तरीके से बहुत सारे पक्षी वो मारे गए थे, लगभग हजारों पक्षी इस झील में मारे गए थे, तो इसलिए भी इसका नाम आता है। इसके साथ में दोस्तों इस झील में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसके कारण इस झील का खारापन है वो कम होता है। वो वनस्पति दोस्तों एक तो है इस्वेडा फ्रूटी और दूसरी है साल्वेडोरा स्पीसीज। तो ये 2 प्रकार की वनस्पति हैं जिसके कारण इस झील का खारापन है वो कम होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सांबर झील को रामसर साइट या नमभूमि के रूप में 1990 में शामिल किया गया था। 1870 में से साल्ट म्यूजियम यहाँ पर स्थापित किया गया था या नमक अजायबघर स्थापित किया गया था। 1817 में अंग्रेजों ने 1964 में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का इस झील में जो नियंत्रण है वो तो 60% है और राज्य सरकार का यहाँ पर अधिकार है वो है 40%। 1964 में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, जबकि सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की स्थापना है वो 1960 में स्टेट गवर्नमेंट ने की थी। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इस झील के किनारे और क्या क्या है। तो भारत के कुल नमक का यहाँ पर 8.7% नमक तैयार किया जाता है। यहाँ पर क्यारी पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है जिसमें केश आकर्षण के द्वारा नमक ऊपर आ जाता है और जल वाष्प बनकर उड़ जाता है जिसे क्यार नमक कहा जाता है। रेस्ता पद्धति के द्वारा भी नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील के पास में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। तीर्थों की नानी देवयानी माता का मंदिर स्थित है। ययाति की प्राचीन साम्राज्य स्थली रहा हुआ है ये सांबर झील के आसपास वाला क्षेत्र। चौहानों का प्रारंभिक साम्राज्य और सांबर झील के आसपास ही था। संत दादू की तपोस्थली है यहाँ पर। और नलियासर सभ्यता सांबर झील के आसपास है जयपुर जिले में।
तो नलियासा सभ्यता प्राचीन सभ्यता है जो सांबर झील के पास में मिली है, और नालीसर मस्जिद भी सांबर झील के पास में ही थी। यहाँ पर जोधा अकबर का विवाह हुआ था ये भी माना जाता है। तो ये है दोस्तों सांबर झील। सांबर झील में बहुत सारे जैसे सोडियम क्लोराइड बनाने का संयंत्र भी है, सोडियम सल्फेट यहाँ पर बनाया जाता है, और बहुत सारे सोडियम से संबंधित जो बहुत सारे कारखाने हैं वो भी इस झील से के आसपास स्थापित किए गए हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों सांबर झील। अगले वीडियो में हम डीडवाना झील, पंचपदरा झील के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम राजस्थान पुलिस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी पढ़ेंगे। बाकी जैसे साइंस है, रीजनिंग है या मैथ्स है, हिंदी है, इनके टीचर भी आपको जल्दी ही उपलब्ध होंगे। थैंक यू दोस्तों।